हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल यू टू स्टडी इंडिया चैनल। स्टडी इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए वीकली करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल गाइज। सो देखते हैं सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने स्टडी इंडिया चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ स्टडी इंडिया के टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पुरंदरा दास। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने की कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये वैष्णव संत और पोइट थे। जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये चीफ प्रोपोनेंट थे कार्नेटिक म्यूजिक की। तो आपको इन दोनों को कंसीडर करना है और बताना है कि करेक्ट है कि नहीं है। तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन है, आप ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपने आंसर अभी तक दे दिया होगा। तो इस पर्टिकुलर का जो आंसर होगा वो बोथ 1 and 2 होगा। ये वैष्णव संत एंड पोइट भी थे और प्रोपोनेंट भी थे, चीफ प्रोपोनेंट कार्नेटिक म्यूजिक के। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है, आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन वार्प सीट के बारे में पूछा गया है, आपको बताना कि इनमें से किस से ये एसोसिएटेड है। तो पहला जो ऑप्शन है आपके पास एशियान, फिर यूरोप यूनियन, यूएसए एंड ब्रिक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे होगा यूएसए। यूएसए ने हाल में कोविड-19 को वैक्सीन ढूंढने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था, तो आपको याद होना चाहिए यूएसए होगा इसका आंसर। इसके अलावा G7 कंट्री के बारे में है। G7 पे हमारी जो स्टडी इंडिया टीम है उसने एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप वहाँ से इसके बारे में देख सकते हैं। चलिए पहले स्टेटमेंट को हम कंसीडर करते हैं। देयर इज़ नो कंट्री इन द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट। अफ्रीका कंटिनेंट में एक ऐसा भी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ऑन जो मनी लॉन्ड्रिंग पे है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था इनिशिएटिव ऑफ G7 कंट्रीज़। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करना है और इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो आपने वीडियो पॉज करके आंसर दे दिया होगा आई होप। तो देयर इज़ नो कंट्री इन द ग्रुप ऑफ अफ्रीकन कंटिनेंट, ये तो सही स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसको इस्टेब्लिश किया था 1989 में, ये भी एक इनिशिएटिव है G7 कंट्रीज़ का। तो दोनों इस तरीके से इसमें इस पर्टिकुलर जो G7 ग्रुप है इसमें ये दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि G7 जो कंट्रीज़ है, एशिया से सिर्फ एक कंट्री है जिसका नाम जापान है, और ये ऐसी कंट्रीज़ का समूह है जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे आपने आंसर देना था और इसका जो आंसर होगा बोथ 1 and 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताया गया है। ये दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सी सही है। ओके, तो इट इज़ ए प्लेटफॉर्म ऑन विच कंपनी रेज कैपिटल टू फुलफिल द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। द इसहात हुसैन कमेटी रिकमेंडेड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट कंसीडर करना और फिर इस तरीके से आपको आंसर देना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कंपनीज होंगी वो कैपिटल को रेज कर पाएंगी अपनी सोशल को, जो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पूरा करने के लिए इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। दूसरा है जो इसहात हुसैन कमेटी थी, इसकी रिकमेंडेशन पे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को इंडिया में लाया गया था, ये इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी। तो आपको आंसर बताना है। देखिए जो पहले स्टेटमेंट होगा वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंपनियाँ, जो कंपनी होगी वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं बल्कि ऐसी सोशल इंटरप्राइज को लिस्ट किया जा सकता है जो कि फंड रेज करेंगी और अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ है उनको पूरा कर सकती है। इसके अलावा इसहात हुसैन कमेटी जो थी, इसकी रिकमेंडेशन पे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज को ही यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट करने की बात की थी। तो इसके हिसाब से जो पहला स्टेटमेंट वो रॉन्ग हो जाएगा, दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, फिर इस हिसाब से ओनली उसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट सोशल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं ना। यहाँ पे वीकली करंट अफेयर में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द PM स्वनिधि है इसका स्वनिधि। ओके, निधि इन द सेंस कि कुछ फंड से रिलेटेड। तो आपको इसके बारे में बताना है। तो कंसीडर करिए इन स्टेटमेंट को। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट आपको दी है। जो पहले स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन लॉन्च बाय MOHUA, ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इट ऑफर माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी जो अर्बन एंड रूरल स्ट्रीट वेंडर होंगे। इसके अलावा स्कीम प्रोवाइड इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ लोन अवेल्ड। ओके, तो जो लोन दिया जाएगा जो स्ट्रीट वेंडर को, अगर वो टाइमली पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट सब्सिडी भी उनको दी जा सकती है। तो आपको इस तरीके से इन तीनों को कंसीडर करना था और फिर आपको आंसर देना है इन तीनों में से।
ये यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको इनमें से आंसर देना। तो आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स की है, स्ट्रीट वेंडर को दी जाएगी, इंटरेस्ट सब्सिडी होगी इसमें। तो इसके जो आंसर होगा वो तीनों ही सही हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा हाल ही में ये जो ये स्कीम थी इसको स्टार्ट किया गया था और स्ट्रीट वेंडर के लिए किया गया था, ताकि जो वो कोविड-19 के चलते जो अभी अपना जो धंधा बंद कर चुके वो उसको फिर से स्टार्ट कर सके, और इंटरेस्ट सब्सिडी भी इसमें दी जाएगी। तो कुछ इसके बारे में हमने यहाँ पे आपके लिए एक्सप्लेनेशन रखी है, जिसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किसी पोर्टल के बारे में जो कि इंडियन नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल के बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इससे कहा गया है कि जो इसे इस्टेब्लिश किया या डेवलप्ड किया गया है CSIR के द्वारा विद द कोलैबोरेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा जो दूसरा स्टेटमेंट है, द पोर्टल विल इनेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्स सच एज आर्टिकल, स्टार्टअप एंड इन्वेस्टमेंट फंड इन AI। ओके, जो ये पोर्टल शेयर करेगा कुछ रिसोर्सेज जैसे कि आर्टिकल, स्टार्टअप एंड इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड इन AI में। ओके, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आई होप आपने दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया होगा और उस हिसाब से आंसर भी दे दिया होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि CSIR जिसे हम कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने इस्टेब्लिश नहीं किया है, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको स्टार्ट किया है। इसके अलावा जो ये दूसरा स्टेटमेंट है ये सिंपल स्टेटमेंट है और इसी स्टेटमेंट को ये सही हो जाता है। यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। तो उस हिसाब से पहला गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा। कुछ हमने आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी रखी है यहाँ पे, आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। नाउ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन दो स्टेटमेंट आपको दी गई है। साइक्लोन के बारे में, जो अभी निसर्ग साइक्लोन आया था उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पे। साइक्लोन फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल साइड ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशन आर मोर फ्रिक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑन द अरेबियन साइड। यहाँ पे पूछा गया है कि जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन आते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, ओके, एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी साइड। इसके अलावा दूसरा जो स्टेटमेंट है, साइक्लोन निसर्ग वाज फॉर्म ड्यू टू डीप डिप्रेशन इन बे ऑफ बंगाल। तो क्या इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको ये बताना है। देखिए पहले तो आप ये समझिए, बे ऑफ बंगाल में आपने, आई होप पहले तो आपने आंसर दे दिया होगा इसका स्टेटमेंट का। यहाँ पे बताया गया जो पहला स्टेटमेंट है, जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं बे ऑफ बंगाल साइड में, नॉर्थ इंडियन ओशन में, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अरेबियन सी साइड। ये बिल्कुल भी सही बात है और इसे हम सही कह लेंगे। बट जो साइक्लोन निसर्ग है ये बे ऑफ बंगाल में नहीं बनाता है, बल्कि अरेबियन सी की साइड बनाता है। और आपको पता ही होगा महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट भी किया गया था इस कारण से। ओके, आपको थोड़ा बहुत ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पता होना चाहिए और फिर उस हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दूँ तो देखिए, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक्स में होते हैं और ट्रॉपिक्स में होते हैं और यहाँ पे ट्रेड विंड के चलते जब ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट पे जो वाटर जमा हो जाता है और वो वाटर वार्म होता है, और वार्म आपको पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का जो टेम्परेचर चाहिए होता है। और इस तरीके से जो बे ऑफ बंगाल साइड होती है वहाँ पे स्ट्रॉन्गर साइक्लोन होता है। इसके अलावा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में करिए कि हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, हम आपके लिए डिटेल में एक वीडियो लेके आएंगे इसके। तो आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। तो पहला तो सही होगा, दूसरा गलत होगा, इस तो ओनली वन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है आपके लिए, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है, रेमडेसिविर समटाइम इन द न्यूज, ये किससे रिलेटेड है आपको बताना है। ये ऑप्शन इस प्रकार है आपसे, एंटी वायरल ड्रग है इबोला के लिए, एंटी मलेरियल ड्रग है मलेरिया के लिए, ये ART है टू सप्रेस HIV वायरस, या नन ऑफ द अबव। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपने दे दिया होगा, एक बार फिर से सोच लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो B हो जाएगा। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है जो कि मलेरिया को ट्रीट करती है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर स्वदेश स्कीम के बारे में बताया गया है। एक स्वदेश इनिशिएटिव अभी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। इसमें जो स्टेटमेंट है जो पहली है, इट एम टू क्रिएट एक डाटा बेस करेगा क्वालिफाइड सिटीजन का स्किल बेस्ड पे एंड एक्सपीरियंस बेस्ड पे, जो कि विच कैन बी टैप्ड इनटू द फुलफिल डिमांडमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉरेन कंपनीज। इसके अलावा इट इज़ ए ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री, सिविल एविएशन एंड एक्सटर्नल अफेयर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा
सही होगा। पहले क्वेश्चन के बारे में अगर पहले जो स्टेटमेंट है अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इसमें कहा गया है कि ये एक डाटाबेस सेट करेगा ऐसे सिटीजन का जिनके पास स्किल है और एक्सपीरियंस है और उनकी जो पोटेंशियल है उसको टैप किया जाएगा ताकि वो फुलफिल करे इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज़ की डिमांड को। ओके, इसके अलावा ये जो इनिशिएटिव है ये स्टार्ट किया गया है इन मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा जो यहाँ पे लिखी गई हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर बताने कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे बिल्कुल भी सही है और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी सही है। ये 3 मिनिस्ट्री का कोलैबोरेशन है, सिविल एविएशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सटर्नल अफेयर्स का। बेसिकली ये जो वो उन सिटीजन्स के लिए जो फॉरेन से आ रहे हैं, ओके, और उनके पास स्किल्स होती हैं, अगर उन स्किल्स को टैप किया जाए दे कैन कैटर द नीड ऑफ द इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे कुछ ये देखिए बोथ स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है जिसको आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ज़रूर देखिएगा एक बार। नाउ यहाँ पे अगला स्टेटमेंट है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन के बारे में बताया गया है। इसके बारे में जो पहला स्टेटमेंट है, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर आती है और ये क्या सेट करती है, जो इट्स सेट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग्स इन द कंट्री। क्या ये जो ड्रग्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड है उसको क्या सेट करती है। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देना है बोथ ओनली 1 2 बोथ 1 2 एंड नाइदर 1 और 2। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसका जो आंसर होगा इस तरीके से होगा, आंसर बी होगा इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के अंदर नहीं आती है बट ये स्टैंडर्ड सेट करती है ड्रग्स के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो ओनली 1 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमने कुछ आपके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे कुछ ये दिया है कि किस तरीके से इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आती है जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। ओके, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है एमरी आई सेल्फ इज लोकेटेड इन। एमरी आई सेल्फ अभी हाल ही में न्यूज़ में था, आपको बताना है ये कहाँ लोकेटेड है। तो आंसर आपने देख लिए, ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, अंटार्कटिका, आर्कटिक, पामीर हिमालय, ये ईस्टर्न हिमालय। तो आपको आंसर देने हैं। आई होप आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। जो इसका आंसर होगा वो अंटार्कटिका में होगा। थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि किस तरीके से इसका एक्सपेंशन हो सकता है 2020 तक 24% के आसपास, क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है और क्लाइमेटिक चेंज के कारण जो धीरे धीरे ग्लेशियर्स का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च जो गोवा में है, इस चीज़ को इन्होंने प्रेडिक्ट किया है। अगला जो क्वेश्चन है चांगपा ट्राइब्स के बारे में दिया गया है। चांगपा ट्राइब्स के बारे में आपको बताना है क्या चांगपा ट्राइब कहाँ रहती है। तो आपने आई होप आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा लद्दाख। ओके, तो इसका आंसर लद्दाख होगा। हाल ही में आपको पता है चाइनीज जो सोल्जर थे वो इंडिया की ओर आ गई थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, और यहीं पे ये ट्राइब रहती है। तो वहाँ इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी अपने पशुओं को चराने में, तो इसलिए ये न्यूज़ में आई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो लद्दाख हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट बतानी है आपको, कौन पब्लिश करता है। इसके बारे में स्टडी इंडिया ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है करंट इशू एनालिसिस में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर होगा आपने दे दिया होगा, एक बार फिर से सोच लीजिए आप। इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक होगा। यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपके पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, तो तुलिप कह सकते हैं आप इसका। तो आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहले तो कि इसका जो एम होगा प्रोवाइड स्किल रिसोर्स टू सिटीजन रिटर्निंग अंडर वंदे भारत मिशन। अगला जो स्टेटमेंट होगा तो द प्रोग्राम प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन ULB अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटी अक्रॉस द कंट्रीज। तो आपको इस तरीके से आंसर बताना है। इसका जो एम है टू प्रोवाइड स्किल रिसोर्स देना किसको, सिटीजन को, रिटर्निंग अंडर जो रिटर्न हो रहे हैं अंडर वंदे भारत मिशन। ओके, तो आपको यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट दिए, एक बार कंसिडर करिए, वीडियो को पॉज करिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आप यहाँ पे थोड़ा इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये फ्रेश ग्रेजुएट के लिए है, ठीक है, जो अर्बन सेक्टर्स में रह रहे हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर होगा 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ओके, अग्निप्रस्थ के बारे में यहाँ पे दिया गया हाल ही में न्यूज़ में था। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर करंट अफेयर।
तो आपको इसका आंसर बताना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 4। ये मिसाइल पार्क है जो कि सेटअप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। न्यू लेबोरेटरी है जो DRDO के द्वारा इस्टेब्लिश की है। फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है जो NDRF के द्वारा किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स है जो MIET मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर आपको बताना है। अग्निप्रस्थ से आपको आसानी से आप बता सकते हैं कि ये कुछ मिसाइल प्रकार का होगा। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना मिसाइल पार्क को सेटअप किया है हाल ही में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क वेब के बारे में आपको स्टेटमेंट दी है, आपको कंसिडर करनी है और आपको आंसर देना है। पहले जो स्टेटमेंट है इट्स कंटेंट इज नॉट इंडेक्स्ड बाय द कन्वेंशनल इंटरनेट सर्च इंजन। और जो दूसरा स्टेटमेंट है द कंटेंट ऑफ डार्क वेब इज नॉट स्टोर्ड ऑनलाइन। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा। ओके, पहले तो आपको मैं 3 चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत, डार्क वेब होता है, सरफेस वेब होता है और डीप वेब होता है। ठीक है, आपको पता है सरफेस वेब अगर इतना है तो डार्क वेब इतना और डीप वेब इतना। कहा जाता है इंटरनेट पे जितनी भी चीज़ें हैं उनमें सरफेस वेब सिर्फ 10% होता है और 90% डार्क वेब या डीप वेब होता है। देखिए, जो सरफेस वेब होता है, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो आपके सामने जो चीज़ें आती है वो सरफेस वेब होती है। मीन्स कि आपको डायरेक्टली मिल जाती है। बट कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपको डायरेक्टली नहीं मिल पाती है, आपको लॉगिन करना पड़ता है या कुछ रुपए देने पड़ते हैं उसके लिए। तो उसको कहा जाता है डार्क वेब या डीप वेब। और डीप वेब में क्या होता है, जब मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह और बहुत सारी ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डाटा इधर से उधर होता है, वो डीप वेब के जरिए होता है। तो आपने आई होप समझ लिया होगा। तो ये बात सही है कि इसको इंडेक्स नहीं होती है कन्वेंशनल इंटरनेट सर्च पे। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। क्या ये कंटेंट डार्क वेब इज़ नॉट स्टोर्ड ऑनलाइन, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ये स्टोर्ड होती है ऑनलाइन पे। तो इसका आंसर जो होगा वो ओनली 1 हो जाएगा। ओके, कुछ यहाँ पे आपके लिए हमने एक्सप्लेनेशन रखी है। 1 करेक्ट था जैसा हमने बताया, 2 इनकरेक्ट था। आप एक बार ज़रूर इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको, पर मैं पढ़ लेता हूँ। बिमल जुल्का कमेटी समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो आपको बताना है कि किस पर्पज़ के लिए इस कमेटी का सेटअपमेंट किया गया था। तो पहला है टू रिव्यू द एक्सटर्नल इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क ऑफ RBI, टू रैशनलाइज द फिल्म मीडिया यूनिट and to review the autonomous board of Ministry of Information and Broadcast, to scrutinize the implementation of lockdown and movement of migration and the central government's coordination with state, या none of the above। तो आपको इसका स्टेटमेंट बताना है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसके बारे में देखिएगा किस बारे में इसकी जो ये बिमल जुल्का कमेटी है इसको सेटअप किया गया था। तो फिलहाल के लिए जो इसका आंसर होगा वो सेकेंड हो जाएगा, बी हो जाएगा, टू रैशनलाइज द फिल्म मीडिया यूनिट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय कॉमर्शियल बैंक, RBI, SFB मतलब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। और जो दूसरा है कि क्या ये इंगेज नहीं करता है एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज में, मतलब इट डज नॉट कवर द फार्मर्स इंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। आपको बताना है। पहले तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे ये बता देता हूँ। इट वाज स्टार्टेड इन 1998। ओके, V गुप्ता कमेटी थी, इसने कहा था कि किसान क्रेडिट कार्ड होने चाहिए। तो आपको बताना है, ये 2 स्टेटमेंट दिए, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। RRB और जो कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक, इन सभी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बट रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड नाउ एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी में भी इस्तेमाल हो सकेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे नॉट कवर लिखा है, तो इसका आंसर ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। फिर ओनली 1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। आर्सेनिक एल्बम के बारे में यहाँ पे बताया गया है, रिसेंटली न्यूज़ में था। किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। ए केमिकल टू ट्रीट वेस्ट वाटर, अ सीवीड विच प्रिवेंट एल्गल ब्लूम, अ स्पीसीज ऑफ नाइट फ्रॉग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, या होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट एंजाइटी। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर आपने दे दिया होगा। वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा डी। ट्रीट करने के लिए जो एंजाइटी होती है ना बहुत सारे लोगों को, उसको ट्रीट करने के लिए ये होम्योपैथिक एक मेडिसिन है जो हाल ही में चर्चाओं में थी। कहा जा रहा था कि जो कोविड-19 है उसको सही करने के लिए इसका यूज भी किया जा सकता है, बट इट वाज इन कंट्रोवर्सी। ओके, तो इसका आंसर इसका डी होना था। ओके, अगला पढ़ते हैं एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन। ओके, जो स्टेटमेंट है आपको इसके बारे में बताना है।
ये जो एक्सटेंशन है ह्यूमन कॉज्ड, ह्यूमन के द्वारा किया गया है। ओके, और इमीडिएट देन क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन। ओके, एक बार फिर से ढंग से स्टेटमेंट को पढ़ लेता हूँ। दिस एक्सटिंक्शन इज ह्यूमन कॉज्ड एंड इज मोर इमीडिएट देन क्लाइमेट डिस्ट्रक्शन। ओके, मतलब क्लाइमेट का जो डिस्ट्रक्शन है उससे ज़्यादा इमीडिएट है क्योंकि ये एक ह्यूमन के द्वारा हो रहा है, और ये रिफर करता है फिफ्थ मास एक्सटेंशन को। तो आपको इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कौन सा सही है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल भी सही है क्योंकि ये ह्यूमन के द्वारा हो रहा है एंथ्रोपोसेनिक एक्सटेंशन। अगर हम एंथ्रोपोसेनिक एक्सटेंशन की बात करते हैं तो ह्यूमन के द्वारा जो एक्सटिंक्शन हो रहा है उसी को एंथ्रोपोसेनिक एक्सटिंक्शन कहते हैं। और ये फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन से रिलेटेड है, बिल्कुल भी नहीं। अभी जो हाल ही में जो सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन हो रहा है ये इससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा ओनली वन हो जाएगा। ओके, तो ओनली वन इसका आंसर होगा। आई होप आपने दे दिया था। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की बात करी है, 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था। आपको उसके बारे में बताना है स्टेटमेंट। जो WED मतलब वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 न्यू दिल्ली ने इसको होस्ट किया। इसके अलावा जो इसकी जो थीम थी वो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन थी। तो इन दोनों स्टेटमेंट पे अगर आप देखेंगे वीडियो पॉज करके तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ये 2018 की दोनों स्टेटमेंट सही है क्योंकि 2018 में न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था और उसका जो थीम था वो बीस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन था। बट नाउ इसका जो आंसर होगा, हाल ही में कोलंबिया ने इसको होस्ट करा और इसका जो थीम थी वो बायोडाइवर्सिटी थी। आप एक बार एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देख लीजिएगा। 1974 से स्टार्ट की गई थी और इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम है 2020 में, और जो कोलंबिया ने इसको होस्ट किया है। इस तरीके से जो इसका आंसर होना था ये दोनों गलत हो जाने थे। तो नाइदर वन नाइदर नॉट टू हो जाना था इसका आंसर। वीकली करंट अफेयर में अगला जो क्वेश्चन है इंडियन एलिफेंट के बारे में। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। इंडियन एलिफेंट के बारे में बताना है क्योंकि इट वाज इन द न्यूज़, तो आपको बताना है। ये नेशनल हेरिटेज एनिमल इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल हेरिटेज एनिमल गवर्नमेंट के द्वारा। शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कि 1972 में आया था। इसके अलावा आपको बताना है कि जो एशियन एलिफेंट है ये इंडेंजर कैटेगरी में आता है IUCN के रेड लिस्ट में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर एक बार वीडियो को पॉज करिए क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है। इसको आसानी से देखिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा और फिर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो जो इसका आंसर होगा, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। इंडियन एलिफेंट के द्वारा इंडेंजर है, शेड्यूल 1 में, नेशनल हेरिटेज अभी हाल ही में डिक्लेयर किया गया है। तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नाउ यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है इंडियन एलिफेंट के बारे में, आप इसको देख लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारे करंट अफेयर पूरे होते हैं। अगर कुछ बच गए होंगे इस वीक के तो हम उसे अगले वीक में कवर कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। मैं चाहूँगा कि आप स्टडी इंडिया चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी तरीके से हम वीकली करंट अफेयर आपको लेके आएंगे। और टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो थैंक यू फॉर द डे।